Hello friends, have a good day to all. Today we will discuss on source of questions asked in 68 BPSC PT एग्जाम। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि 68वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में प्रश्न किस बुक से आए हैं और कैसे लिए गए। इस पे मैंने रिसर्च किया है। रिसर्च में मैंने ये पाया कि जिस बुक को आधार बनाया है आयोग ने, उसके वर्ड टू वर्ड यानी स्टैंडर्ड बुक जो है उसके प्रत्येक शब्द को उन्होंने उठाया है और प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। थोड़ा पहले प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न क्या था। तो ये जो प्रश्न है मेरे सामने है, सेट बी का है, बुकलेट सीरीज बी का है। इसका पहला प्रश्न है, द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन that are not as hard as bones and which can be bent are called as what? Vertebrae, carpals, cartilage, more than one of the above। E जो है none of the above है। तो इसे मैंने पाया कि आयोग ने इस बुक, ये जो है छठी क्लास की बुक है, एनसीईआरटी की, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक साइंस की है। इससे इन्होंने प्रश्न उठाया है सेम टू सेम। इसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। हिंदी में जो है प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सी अस्थियां, संधियों के बारे में चर्चा। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। इन्होंने उपास्थि जो है इसको ऑप्शन के रूप में नहीं दिया है, कार्टिलेज दिया है। इसलिए मैंने प्रश्नों को सीधा इंग्लिश के रूप में ही रखा है और ज्यादातर जो आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो एनसीईआरटी बुक की है वो भी इंग्लिश का ही दिखा रहा हूँ। चूंकि ये प्रश्न जो है साइंस के हैं और साइंस के शब्दों में आयोग ने साइंस के जो मूल शब्द हैं जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज का ही इस्तेमाल किया है, उपास्थि का नहीं। तो प्रश्न आपने देखा हुआ है। प्रश्न में क्या लिखा था कि आर नोट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। प्रश्न को फिर से देखिए, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नोट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज कार्टिलेज। ये हो गया आपका बुक 6 सॉरी स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी बुक से आया। सेकंड प्रश्न देखिए, इन लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर ब्लैंक live together, algae and a fungus, fungus and a bacterium, algae and a virus, more than one of the above, none of the above। तो इसमें देखिए इसका जो है सॉल्यूशन है ये जो है क्लास 7 की जो साइंस की बुक है उससे ये प्रश्न पूछा गया। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड आपको सेम टू सेम ऑप्शन में दे दिया गया है ताकि किसी तरह की अगर विवाद हो तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको आधार मानते हुए कोर्ट में मजबूती के साथ खड़ा हुआ जा सके। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न है 7 नंबर, श्रिलनेस ऑफ
साउंड इज डिटरमाइंड बाय क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द एबव। तो यह जो है आपका प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी की साइंस की बुक जो है क्लास 8 की, उससे। अब आइए देखिए इसका एविडेंस। एविडेंस है ये, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। श्रिलनेस को ही पिच कहते हैं। पिच एक सामान्य शब्द है और श्रिलनेस जो है एक स्टैंडर्ड वर्ड है। चूंकि इस बार का प्रश्न जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, इसलिए इन्होंने शब्दों में भी अच्छे शब्द का चयन किया है, ताकि कि जो कैंडिडेट वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं वो इस एग्जाम की रेस से बाहर हो जाएं। तो आंसर है आपका, डायरेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। ओके, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच और श्रिलनेस ऑफ अ साउंड। बट फ्रीक्वेंसी जो है आपके ऑप्शंस में नहीं है। आयोग ने ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी, वेवलेंथ ऑफ साउंड। क्यों दिया है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, ये तो इन्होंने एनसीईआरटी से सेम टू सेम यहां तक ले लिया। फर्दर देखिए क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। श्रिलनेस ऑफ साउंड जो है डिटरमाइंड होता है फ्रीक्वेंसी के द्वारा, और फ्रीक्वेंसी निर्भर करता है किस पे? वेवलेंथ पे। ब्रैकेट में इन्होंने ये भी लिख दिया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बीइंग कांस्टेंट इन एयर मीडियम, यानी कि जो ध्वनि का वेग है वो हवा के माध्यम में स्थिर रहता है तब। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, इस हिसाब से इन्होंने इसका आंसर दिया है सी। जो बोल रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि नॉन ऑफ द अबव होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो डायरेक्ट में फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो उन्होंने वेवलेंथ दे दिया है, तो ये ऑप्शन सही है। ये जो प्रश्न आया आपको मैंने बता दिया क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस की बुक से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 17। Some metal oxides reacts with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxides. The example of amphoteric oxides are, यानी कि इसके एक एग्जाम्पल पूछ रहा है। ओके, इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी इसका हो जाएगा कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं, एग्जाम्पल्स पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा सा। अगर आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा होगा तो इसका आंसर है सीधा सा आपका ऑप्शन बी, Al2O3 एंड ZnO। आइए देखिए इसका डिटेल्स, ये कौन से बुक से आए हैं। तो ये है क्लास 10, क्लास 10 ये बुक है। इसकी स्क्रीनशॉट देखिए, साइंस की है, क्लास 10, क्लास 10। इसमें से यहाँ से इन्होंने पूछा है, सेम टू सेम रख दिया है। आइए देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इस पैरा को आप पढ़ जाइए। Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydraulic acids
we have learned that metal oxide are basics in nature, but some metals oxide such as aluminum oxide and zinc oxide, so both means क्या, उभयधर्मी, both acidic as well as basic behavior. Such metals oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water, यही आपके प्रश्न में है, salt and water are known as amphoteric oxides. और इसमें क्या है आपका, क्या दिया है, एल्युमिनियम एंड जिंक का ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया Al2O3 एंड जिंक का क्या हो गया, ZnO। तो आपके ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी, एल्युमिनियम एंड जिंक का ऑक्साइड। देखिए एल्युमिनियम और जिंक का, यहाँ जिंक है लेकिन इसका पेयर कॉपर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये जो है यहाँ कॉपर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये क्या है, इसमें दोनों हो रहा है। तो ऑप्शन आपका ये भी सही हो गया। ठीक है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट ब्लैंक गैस। हिंदी में इसे बोलेंगे ट्रांसलेट करके तो हो जाएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस मुक्त करते हैं। कौन सा गैस मुक्त करते हैं, इसका ये फैक्चुअल टाइप का है। केमिस्ट्री के जो डेटा होते हैं फैक्चुअल होते हैं, उसको आपको हिस्ट्री की तरह याद करना होता है कि हाँ ये निकलता है, ये होता है, तो ये होता है CO2। ओके, इसका देख लीजिए, सोर्स देख लीजिए, पहले दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर में विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOOCCOOH, यानी कि कौन से एसिड का यह फॉर्मूला है या कौन सा अम्ल है ये। ओके, तो ये जो है हमने लिया हुआ है इसके स्क्रीनशॉट में। ये जो है क्लास 10 का जो NCERT बुक है, जो ऊपर में मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये वाली ये इसी में से ये प्रश्न आया हुआ है। उसमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका हमने मिस हो गया, नहीं लगा पाया। ओके, इसमें आप देखेंगे ये किसी और का ये लग गया है। देखिए इसमें यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपका वही होगा HOOCCOOH। ये ऑक्जेलिक एसिड का है, और जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वो CO2 रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो है NCERT की बुक के क्लास 6 छठे क्लास से 10वें क्लास तक, छठे क्लास से 10वें क्लास तक, क्लास 6 to 10 तक पूछे हैं सामान्यतः। क्योंकि सारे प्रश्नों को विश्लेषित करना बहुत लंबा होगा, तो जब आप 69th की तैयारी करेंगे तो आप 6 से 10 तक के, क्लास 6 से 10 तक करके NCERT के बुक्स को पढ़ के जाएंगे। हालांकि इसमें से सारे नहीं पढ़ना होता है, वास्ट होता है, इसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसको BPSC हमेशा वो टारगेट करती है, उन चैप्टर से वो प्रश्न पूछती है। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक्स।